बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक पेपर हुआ है लेक्चरल इकोनॉमिक्स का, उसमें जो जीके का पोर्शन है, जो 20 क्वेश्चन थे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि पीपीएससी ने पैटर्न अपना कितना चेंज किया है। बहुत सारे लोगों ने तो पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया था। तो इन क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, देखें जरा इसे। इन विच कंट्री द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड। तो ये बेटा इंडिया में मौजूद है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार पेपर में। तो ये बेटा तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये गुजरात, इंडिया जो गुजरात है वहां पे लगाई गई है। किसका स्टैचू है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये आपको पता है जब पार्टीशन हुई थी तो बहुत सारी जो रियासतें थी, 562 के करीब रियासतें जो थी टोटल, उनमें से मैक्सिमम इंडिया के साथ चली गई। हमारे साथ जो आई थी पाकिस्तान के साथ 13 से 14 रियासतें थी टोटल जो पाकिस्तान के साथ आई, बाकी सब इंडिया के साथ उन्होंने इलाक किया था। उसकी वजह ये बंदा था, इसने वो जो सरबराहान थे रियासतों के उनसे बातचीत की, उन्हें कन्विंस करके इंडिया में शामिल करवाया। तो इसीलिए इसका जो है ना बड़ी रिस्पेक्ट है इंडिया में। तो यूनिटी की अलामत समझा जाता है कि इसने सारी रियासतों को यूनिट इकट्ठा कर दिया कि यूनिट के अंदर, और एक मुल्क इंडिया का हिस्सा बनाया इसने। तो ये बड़ा याद रखिएगा, इंडिया में ही है। ये दुनिया का टॉलेस्ट हमारे पास स्टैचू है, दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कैटरैक्ट इज डिजीज ऑफ, तो ये आंखों की दीवारी है, आंखों की ये बीमारी है, जैसे हमारे पास इसे मोतिया कहते हैं आम जबान में। सफेद मोतिया हो जाता है, काला मोतिया हो जाता है। तो ये आप देखेंगे जो हमारा कॉर्निया है, जो हमारा ये आंख का तारा होता है, उसके अंदर क्या होता है, तारे के ऊपर या तो सफेद धब्बा आ जाता है या फिर ब्लैक आ जाता है, जिससे दिखना, नजर जो है कमजोर हो जाती है, धुंधला दिखाई देने लगता है। तो इसी आप बेसिकली किसकी बीमारी पूछा गया था। तो ये बेटा हमारे पास आई डिजीज है, आंख की ये हमारे पास बीमारी है। रिपीटेड क्वेश्चन है अगेन, आगे चलते हैं जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे जिस्म में जो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है बेटा वो कौन सा है जी? वो हमारे पास लिवर है। लिवर हमारा जिस्म में सबसे बड़ा ग्लैंड है। अगर वो पूछे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो हमारी स्किन है। दोनों सवाल बने हैं ये, स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है और लिवर हमारे पास सबसे बड़ा ग्लैंड है। ग्लैंड क्या होता है? जिस्म का ऐसा हिस्सा जो कोई ना कोई रतूबत खारिज करता रहता है, जिस तरह से लिखा गया है, मेक्स वन और मोर सब्सटेंसेस सच एज हार्मोन, जैसे जूस, जिस तरह से मैदा, स्वीट पसीना बन रहा होता है, इसी तरह से टीयर्स, और बाकी जो हमारे पास ये देखें कि सलाइवा वगैरह या मिल्क वगैरह जो बन रहा होता है हमारे जिस्म से। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे पास ग्लैंड होते हैं जो सारी चीजें खारिज करते रहते हैं। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, पावर पॉइंट में जो हेल्पिंग की होती है वो सबको बताया कि F1 होती है बेटा, इसका F1 सही आंसर है। आगे चलते हैं, F1 के बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, अनईजी लाइज द डैश दैट वेयर आक्रम। प्रोवर्ब है अगेन ये। तो इसमें बताया, मतलब इस पर का मतलब ये है कि जो सर पे ताज पहनता है ना, उस ताज से जो उस इंसान को अनईजीनेस फील होती है, ये उसे ही पता होता है। वही जो है ना उसे फील कर सकता है। मतलब जिसके ऊपर वजन होता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, उसका एहसास उसी को हो सकता है, बाकी लोगों को नहीं हो सकता। तो इसके हमारे पास से हेड आएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास हेड आएगा। तो अनईजीलाइज द हेड दैट वेयर अ क्राउन, वो सर जो ताज जिसने पहना होता है उसे ही पता होता है उसकी अनईजीनेस के बारे में। ये जो है ना ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आ चुका ऑलरेडी। उसके बाद ये क्वेश्चन है, डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ बॉडी, ये भी रिपीटेड है। तो नर्व्स जो होती हैं बेटा, ये हमारे जो है क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं कम्युनिकेशन करने के। मैं बोल रहा हूं तो हमारे दिमाग से मैसेज मेरे हाथों को, मेरी जबान को पहुंच रहा है नर्व्स के जरिए, तो मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो जिस्म के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो दिमाग उन्हें मैसेज भेजता है, वो नर्व्स के जरिए भेजता है। तो नर्व्स के जरिए क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारे पास मुल्ला हसन अखवंद के बारे में पूछा गया था जी। ये कहाँ के जो है ना जी, अफगानिस्तान के ये फॉरेन प्राइम मिनिस्टर है। ये वैसे तो रियल में तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी कह रहा हूँ, ये मतलब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है। आर्जी तौर पे इन्हें बनाया गया था, लेकिन एक्टिंग का ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ पे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ही कहेंगे इसे हम। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डील विद द केसेस बिटवीन। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा इशू आ रहा है। इसमें बेटा ये देखें कि मैं आपको इसमें जो मैंने पढ़ा है इसके बारे में, ICJ के बारे में, वो ये है कि ये जो स्टेट्स हैं,
मुख्तलिफ उनके दरमियान में जो इश्यूज होते हैं उन्हें क्या करती है, डील करती है। मुझे अभी तक ये डेटा मिला है। मजीद कुछ लोग इसका बोथ कह रहे हैं कि बोथ में ये था कि इंडिविजुअल के केस भी ये डील करता है, क्रिमिनल केसेस वगैरह, या कंट्रीज के डिस्प्यूटेड को डील करता है। बोथ का ऑप्शन था नॉन ऑफ दीस। तो बोथ कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका बोथ है, मतलब ये ऊपर वाले जो दोनों हैं ये हो सकते हैं। अगर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक अभी तक ये जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान में इशू को रिजॉल्व करता है। आपको पता है कि इंडिया और हमारा कुलभूषण यादव के ऊपर इंडिया जो केस था वो ले गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये हमें इंसाफ दिया जाए, तो पाकिस्तान के अदालतों पे हमें एतबार नहीं है, तो इसीलिए फिर वो वहाँ पे केस चला। तो आपको बताया कि ये जो स्टेट्स के इश्यूज होते हैं उनके दरमियान में ये बातचीत मतलब उनके केसेस को डील करता है। आगे चलते हैं। तो इसका बेटा जो सही आंसर मेरे ख्याल से जो है वो कंट्रीज है, बिटवीन टू कंट्रीज ठीक रहेगा। बाकी आप देख लीजिएगा, जो आप करना चाहे आपकी मर्जी है। आगे है जी हमारे पास पाकिस्तान में लास्ट हॉकी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने आखिरी हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता? तो बेटा इसका आंसर हमारे पास 1994 या 1994 में हमने 4 जीते थे। पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक कोई नहीं ब्रेक कर सका कि हमारे पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप है। 4 हैं अभी तक, किसी और मुल्क के पास 4 वर्ल्ड कप उसने नहीं जीती है। पहला हमने 1971 में जीता था, फिर 78 में, फिर 82 में और फिर हमने 94 में। ये 4 हमने मतलब है कि वर्ल्ड कप जीते हुए हैं हॉकी के। आगे चलते हैं जी। उसके बाद है जी हमारे पास फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 50,000 12% ऑफ 6 मंथ क्वार्टरली। इसमें आप ये देखें कि इस सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप। इसमें देखें कि हमारे पास फार्मूला ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। पहले फार्मूला लिख लें कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है जिसके ऊपर इंटरेस्ट हमने निकालना है। ये पी हो जाएगा हमारे पास 1 + R/100। आर का मतलब हमारे पास वो रेट है जो बताया गया है, और हमारे पास यहाँ पे पावर में होता है टी, माइनस होता है हमारे पास 1। तो ये हमारे पास बेटा फार्मूला है किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब इसका तो इशू ये आ रहा है आर में और टी में। टी तो हमारे पास मौजूद है ना, आर में और टी में इशू आएगा। देखें अब इसने चक्कर दिया, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है, लेकिन पहले वो क्या कहता था हाफ ईयरली, थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज किया, असूल वही है सारे का सारा। अब इसमें आप ये देखें उसने क्या किया है, उसने ये किया है कि 12% एनुअली है, ये साल के अंदर के ऊपर जो लगा इंटरेस्ट वो कितना है? 12% है, लेकिन हमने 6 महीने का बताना है, वो फिर वो क्वार्टरली भी साथ में है। तो 6 महीने का मतलब ये है कि जो स्लैब है हमारे पास वो क्वार्टरली, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, क्वार्टरली 4 पे तकसीम, क्वार्टर मतलब 25%, 1/4। तो 4 पे जब तकसीम करेंगे आप 12 को, तो 3 महीने, मतलब 3 महीने का एक स्लैब है, फिर 3 महीने का है, फिर एक 3 महीने का। इस तरह से मतलब हमने काउंट करना है इसे। देखिए 12% है हमारे पास, तो इसे हमने क्या किया 4 पे तकसीम कर लेंगे, क्वार्टरली उसने कहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3%। जो हमारे पास रेट आएगा वो कितना आएगा जी? 3% है रेट हमारे पास। क्या है जी? 3%। अब 6 मंथ का निकालना, ये साल का है, तो मतलब ये है कि हमने क्या करना है जी 6 मंथ का निकाला। देखिए 6 मंथ है, साथ में क्वार्टरली लगा हुआ है 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा 24 मंथ, तो ये बनेगा आपका 2 ईयर्स। टी हमारे पास क्या आएगा? 2 साल बनेगा। तो टी भी हमारे पास है, आर भी हमारे पास, इस फॉर्मूले में पुट कर दें। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हमारे पास? 50,000 है। आगे हमारे पास क्या है जी 1 प्लस रेट कितना है जी? रेट 3 है हमारे पास, 3% ओवर 100। टाइम कितना है जी हमारे पास? टाइम हमारे पास जो टी है वो कितना है? 2 है, -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं कर देता हूं आपको, यहाँ सिंप्लीफाई आपने लिख लिया होगा, देखिए जरा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। ये हमारे पास 50,000 आ गया, वैसे ही है। उसके बाद जरा ये देखें, ये हमारे पास इसके ओवर में 1 है, तो एलसीएम लेंगे, 100 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 100 एलसीएम आ गया, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, +3 पावर 2 -1। उसके बाद 50,000, ये हमारे पास क्या है जी 100 जमा 3 कितना हो जाएगा? 103। इसे मैं लिख रहा हूँ 103 ज़रब 103, 2 दफा लिख रहा हूँ, पावर भी खत्म कर रहा हूँ, ओवर 100 1000 ज़रब 1000 लिख रहा हूँ, और -1 ये वाला कर रहा हूँ। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी 50,000 वैसे आ गया यहाँ पे हमारे पास।
ये हमारे पास कितना हो गया जी 10,000, 4 सिफर होगी। अब इसका ओवर है हमारे पास 1 ब्रैकेट यहाँ पे शुरू है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास 1 है तो एलसीएम लिया हमने 103 जरा 103 ये हो जाएगा। इसे अगर मैं यहाँ पे रफ में करूं 103 मल्टीप्लाई बाय 103 3 जरा 3 9 सिफर 3 एकम 3 क्रॉस फिर सिफर सिफर और सिफर फिर क्रॉस फिर आएगा हमारे पास 103। तो ये आएगा हमारे पास 9 सिफर 6 सिफर मतलब 10,609 आएगा हमारे पास। क्या आएगा इसे जब मैंने मल्टीप्लाई किया क्या आया हमारे पास 10,609 माइनस ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 10,000 आ जाएगा। अब ये हमारे पास ब्रैकेट बंद हो गई है। ठीक हो गया जी। अब जरा मैं ये रेज कर देता हूँ फार्मूला और ये चीजें क्योंकि ये आप लोगों ने कर लिया है। ये आप अगर दोबारा से देखना चाहे तो वीडियो को बैक करके कर सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गया वैल्यू। अब देखें 50,000 इंटू 10,609 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 609 ओवर ये वाला 10,000 नीचे वाला 4 सिफर के साथ 4 सिफर चली गई 609 ज़रब 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3045। तो ये बेटा आपका आंसर था। इस तरह से आप करेंगे तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी था, एक आधा सवाल इस तरह से जरूर होगा। अगर 10 सवाल उसने मैथ के डाले हैं तो 3 से 4 सवाल लेंथी होंगे, बाकी आसान होंगे। तो 3 से 4 सवालों के लिए आपने टाइम को बचाना होता है ताकि आप वो इजिली सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा ये लॉग वाला था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, इसमें कोई नई बात नहीं है। इससे आप डायरेक्ट कर सकते चाहे तो आपकी मर्जी है। 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूने 6 2 रह गया। इसे अगर नहीं भी आप करें सिंपली भाई ऐसे लेके चले तब भी जवाब सही आएगा। आगे आइए हमारे पास 2 log 10 वैसे आगे। अब ये हमारे पास 1000 को लिख सकते हैं हम 10 की ताकत 3 1000 को लिख सकते हैं 10 की ताकत 3 इसका मतलब भी 1000 होता है। तो यहां मैं लिखूंगा 10 की ताकत 3 ओवर log 10 100 को लिख सकते हैं 10 की ताकत 2 10 ज़रब 10 100 हो जाएगा ना। अब मैथ में एक असूल है लॉगरिथम का कि log m की पावर n होता है, n पहले आ जाएगा फिर log फिर m होगा, मतलब जो पावर होती है वो लॉगरिथम से पहले आ जाती है। तो हमें इसे वैसे ही करना कि जो पावर है ये पहले आ जाएगी। 3 पहले 2 मौजूद था वैसे ही आ जाएगा, जो 2 मौजूद था वो मल्टीप्लाई बाय 3 log 10 टू पावर 10 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय ये भी 2 पहले आ जाएगा पावर में log 10 की ताकत 10। इसके साथ ये कट जाएगा, एक जैसे ही है तो 2 के साथ 2 कट जाएगा। हमारे पास जवाब क्या है 3 आया, 3 रह गया ना पीछे। तो हमारे पास 3 इसका आंसर होगा बेटा, 3 इसका हमारे पास आंसर होगा। इस तरह से ये करेंगे तो हो जाएगा। आसान सा सवाल था, रिपीटेड क्वेश्चन था। अब लॉग के भी क्वेश्चन देने लग गया है तो आपको ये लॉग के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं जी। विच इज इनपुट डिवाइस, ये पूछा गया था। इनपुट डिवाइस जो है जी कौन सी है, कीबोर्ड माउस स्कैनर ऑल। तो ये सारी की सारी क्या है हमारे पास इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिसके जरिए हम सिस्टम को कंप्यूटर को डेटा इंफॉर्मेशन हम क्या कर होता है दे रहे होते हैं। ठीक हो गया जी, सारे हमारे पास क्या है इनपुट डिवाइसेस ही। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन टू whom रॉबर्ट क्लाइव डिफीट इन द वॉर ऑफ 1757। तो 1757 की जंग प्लासी जो हुई थी इसमें लॉर्ड क्लाइव था अंग्रेजों की तरफ से। इसने किसे शिकस्त दी थी, इसने शिकस्त दी थी सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला आपको पता है बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब था। इसने अंग्रेजों को जो है ना जी मारा था, अंग्रेजों का जो किला था उस पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन अंग्रेजों ने जब इसे शिकस्त वो नहीं दे पाए, अंग्रेजों ने इसका जर्नल खरीद लिया था। सिराजुद्दौला का जो जर्नल था उसका नाम था मीर जाफिर। तो मीर जाफिर को अंग्रेजों के साथ मिल गया था, लालच में आ गया था कि अंग्रेजों ने उसे कहा उसे मीर जाफिर को कि तुम क्या करो सिराजुद्दौला को कत्ल कर दोगे या हमारा साथ दोगे तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इस तरह से मीर जाफिर बिक गया था, अंग्रेजों की तरफ चला गया था। और इन्होंने क्या किया था फिर सिराजुद्दौला को, मीर जाफिर का बेटा था मीरा, उसने क्या कर दिया था कत्ल कर दिया था जंग के दौरान। इस तरह से जो है ना जी ये अंग्रेजों की पहली जो है ना क्या कह सकते हैं फतह थी हिंदुस्तान की सरजमीन पे। तो उन्होंने समझ आ गई कि हिंदुस्तानियों को खरीदते जाओ और इन पे हुकूमत करते जाओ, ये सबसे आसान तरीका है। तो ये नवाब सिराजुद्दौला साहब को शिकस्त दी थी लॉर्ड क्लाइव ने। उसके बाद हमारे पास करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी है, तो हुसैन इब्राहिम ताहा साहब ये बैठे हैं सामने। तो ये हुसैन इब्राहिम ताहा साहब का ताल्लुक पूछता है कभी कभी कहाँ से है, चार्ट से है। चार्ट आपको पता है अफ्रीका का कंट्री है, एक लैंड लॉक्ड। तो चार्ट जो है ना जी इसका इससे ताल्लुक है हुसैन इब्राहिम ताहा का।
अभी ओआईसी की जो मीटिंग हुई है, ये भी सवाल आपसे बन सकता है, कहाँ हुई है जी? गैम्बिया में हुई है, अफ्रीका के अंदर गैम्बिया एक मुल्क है, वहां पे जो है ना जी मीटिंग हुई है ओआईसी की। 15वीं मीटिंग थी, जहां पे हमारे इसाक डार साहब गए हुए थे, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और फॉरेन मिनिस्टर भी है, उन्होंने पाकिस्तान की डेलीगेशन को लीड किया था। आगे चलते हैं जी। ओआईसी के ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, कंट्रीज के बारे में भी आप चार्ट को देखेंगे तो उसके बारे में भी अलग से वीडियोज में बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी। उसके बाद हमारे पास हाइपरलिंक के बारे में पूछा गया था कि ये किस तरह का मतलब हमारे पास हो सकता है। तो ये वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में भी, इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है। वीडियो, ऑडियो और इमेज, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा बेटा। तो जो हाइपरलिंक क्या होता है, बेसिकली एक लाइन के ऊपर इस तरह ब्लू कलर के साथ कुछ लिखा होता है, कुछ लगा होता है, जिसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी और पेज के ऊपर ले जाता है, तो ब्लू कलर में आपको कोई लाइन या कोई लफ्ज मिलेगा। तो ये ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में और इमेज की शक्ल में आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इन सब की शक्ल में हो सकता है हाइपरलिंक। नेक्स्ट है जी हमारे पास, फ्रॉम विच कंट्री डिड पाकिस्तान परचेज गवादर। तो ये पुराना सवाल है। तो पाकिस्तान ने जो है ना किससे खरीदी? ओमान से खरीदी थी। पाकिस्तान ने ओमान से खरीदी थी क्या जी? गवादर को 1958 के अंदर मलिक फेरोज खान नून साहब थे जी, उस दौर में क्या जी? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूछता है पाकिस्तान के पीएम कौन? मलिक फेरोज खान नून साहब। 1958 में हमने खरीदी। तो ये 174 सालों तक ओमान के कंट्रोल में रही। ये पूछा है सवाल, पेपर में आया 174 सालों तक। ये सारे पुराने रिपीटेड सवाल है, इसमें से कौन सा नया सवाल है? जितने भी सवाल आ रहे हैं आपके सामने अभी तक मुझे तो एक भी नहीं मिला, मजीद आप देखिएगा। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1 बाइट टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती हैं जी? 8। वही रिपीटेड क्वेश्चन है। 8 बिट्स मिलके क्या बनाती हैं? 1 बाइट बनाती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, बिट्स आपको पता है 0 और 1 की फॉर्म में होती है, ऑन ऑफ की शक्ल में। एक जीबी के बारे में पूछा गया, 1 गीगाबाइट। गीगाबाइट लिखा हुआ था, तो किसके बराबर होते हैं? 1024 MB के। आपको पता है कि बाइट मिलके बनाती है केबी मिलके बनाती है एमबी मिलके बनाती है जीबी मिलके बनाती है टीबी से हमारे पास पीबी पीटाबाइट, और पीटाबाइट के बाद हमारे पास एक्साबाइट और जीटाबाइट। आपको पता है इस तरह से ये चलती जाती है। तो ये 1024 MB इसका आंसर होगा। 1024 MB मेगाबाइट के बराबर होगा। कभी कभी पता भी क्या करते हैं, वो कहते हैं 1 GB इज इक्वल टू 10 की ताकत 9 बाइट के बराबर होता है। इस तरह पूछता है वो कभी कभी। तो 1 MB किसके बराबर होगा? मेगाबाइट 10 की ताकत 6 बाइट के बराबर। इस तरह भी पूछता है वो कभी। 1 TB पूछता है किसके बराबर होगा? 10 की ताकत 12 बाइट के बराबर होगा। इस तरह से भी पूछ लेता है बाज़ दफा। तो हमारे पास इस तरह से ये आप याद रखिएगा, वो सवाल के स्टेटमेंट को चेंज कर सकता है। आगे चलते हैं। प्रोसेस्ड डेटा जो होता है हमारे पास, जो रॉ फॉर्म में हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, जब वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है, तो उसके बाद वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा? इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन ही यही है। प्रोसेस्ड डेटा को हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन कहेंगे। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है जी नेक्स्ट हमारे पास, हाँ ये हो गया। एग्जूड का मतलब पूछा हुआ था बेटा। एग्जूड का मतलब होता है किसी पतले से सुराख से किसी चीज का बाहर निकलना। तो इसका सिनोनिम पूछा गया था, ऊज, OOZE, ऊज का मतलब भी बहना होता है। तो ये सिनोनिम पूछा गया था, ये भी रिपीटेड है, ये भी नया नहीं है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन उर्दू का, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मिर्जा जाहिर दार बेग का जो किरदार है डिप्टी नजीर अहमद के मतलब कौन से नावल में है? तो ये तौबतुन नसूह जो नावल है उसके अंदर मिर्जा जाहिर दार बेग का किरदार मौजूद है। ये इसका आंसर होगा। उसके बाद आखिरी सवाल है जी हमारे पास, क्या काबुल में गधे नहीं होते? इस सवाल में कंफ्यूजन ये है कि इसका एक तो जवाब ये है कि बेवकूफ लोग हर जगह पाई जाती है। दूसरा इसका ऑप्शन है कि अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी मौजूद रहते हैं। तो दोनों ठीक है मेरे हिसाब से। अब आप देखिएगा कि इनमें से कौन सा ज्यादा बेहतर है। ऑप्शन में हो सकता है एक हो या शायद दोनों हो, तो आप दोनों में से जो ज्यादा सूटेबल आपको लगे वो ठीक कर दीजिएगा। तो ये बेटा आज का पेपर था। हर एतवार हमारी फ्री क्लास होती है उन तमाम बच्चों के लिए जो अकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको होता है करंट अफेयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं हर रोज कोई ना कोई। आपको जीके के ऊपर भी हमें वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये फ्री क्लासेस होती हैं। इस तरह से हमारा काम अगर आपकी हेल्प कर रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, ताकि वो लोग जो अकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते, तैयारी करके कोई सीट निकालना चाहते हैं, उनका फायदा हो सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।